हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम झकास। चलिए भाई, इसके पहले वाला वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा था तो हमने उसे 2 पार्ट में कट कर दिया है। इसके प्रीवियस कंडीशंस के अंदर मैंने आपको 3 से 4 कंडीशंस बता दी, जिसमें परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, उसका परिणाम कैसे निकालते हैं, उसकी स्थितियाँ मैं आपको समझा रहा था। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या बात कर ली थी, थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट अपन, और फिर अपनी स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति में थीटा अगर मेरे पास 0 था तो उसका मान कितना आना था, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट सेकंड स्थिति में हमने थीटा अगर 180 डिग्री बनता है तब कितना आता है वैल्यू, वो मैंने बता दिया, r बराबर a माइनस बी। तीसरी स्थिति में अगर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, इन दिस मैनर, ऐसे लंबवत हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ नंबर की जो कंडीशन है वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर a का मान और b का जो परिमाण है, a का परिमाण और b का परिमाण दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और दोनों के बीच में थीटा क्या रहे, जो कोण है वो क्या रहे, थीटा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कहीं जगह इसका डायरेक्ट फार्मूला भी यूज होता है। तो फोर्थ कंडीशन लिखिएगा कि यदि, क्या लिखेंगे, यदि परिमाण कैसे लिखेंगे, a सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण। भाई दोनों का परिमाण क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा रहे, एवं कोण क्या रहे, थीटा रहे। ठीक है ना? तो उस स्थिति में परिणामी सदिश का वैल्यू कितना आता है, क्या परिणामी सदिश आएगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए जी, तो भाई r बराबर फॉर्मूला क्या था मेरे पास, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। अब a के बराबर b रखूं या b के बराबर a रखूं, बात एक ही है, क्योंकि a का परिमाण और b का परिमाण क्या दोनों बराबर है, तो मैं b की जगह क्या रख देता हूं, a रख देता हूं। तो r बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b की जगह मैंने a रख दिया प्लस 2 गुणित a cos थीटा। ये आपस में दोनों का गुणा है ना, a b की जगह क्या रखा, a, तो ये भी वर्ग हो जाएगा, क्या ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग। तो r बराबर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा a का वर्ग प्लस a का वर्ग, ये तो 2a का वर्ग हो गया, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता ना, कितना लिख लिया हम, 2a का, गंदा लिखा रहा है, ये लिखा मैंने कितना, 2a का वर्ग प्लस 2, ये भी कितना हो गया, a का वर्ग हो गया, और ये कितना हो गया, cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी 2a वर्ग आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2a वर्ग, क्या दोनों में से कॉमन निकाल लें, ठीक है सर। तो r बराबर कितना हो गया भाई, यहाँ तो 2a का वर्ग कॉमन निकालिया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी चल रहा है जनवरी, और मैं मानता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का आप मैथ्स वाले विद्यार्थियों ने पढ़ लिया होगा, हाँ बायोलॉजी वालों ने जरूर नहीं पढ़ा होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक हाफ एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, हाफ एंगल का। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ कोण कितना था, थीटा था, यहाँ पर कोण कितना है, थीटा है, तो यहाँ कितना हो गया, थीटा बाई 2, मतलब ये अक्खे कंप्लीट एंगल से आधा हो जाता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो मान आया है इसे मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो देखिए परिणामी कितना आ जाएगा मेरे पास, r बराबर करनी के अंदर 2 गुणित a का वर्ग गुणित 2 कॉस का वर्ग थीटा बाई 2। अब 2 और 2 कितना हो गया भाई, 4, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो 4 a का वर्ग और कॉस वर्ग थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग, और ये 4 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 का वर्ग, तो करनी से ये सारे क्या चीज़ें बाहर आ जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, वर्ग रूट निकल जाएगा, है ना, इसका क्या निकल जाएगा, वर्ग रूट निकल जाएगा। तो देखिए आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं हम, r बराबर, मैं लिख ही देता हूँ इस पूरी स्टेप को, उसको लिखा 2a cos थीटा बाई 2, और इस पूरे का वर्ग, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसे भाई। यहाँ पर इसको क्या लिखा, 4 को लिखा 2 का वर्ग, a का वर्ग और cos स्क्वायर थीटा, तो मैं पूरे का क्या कर दिया, कंप्लीट वर्ग लगा दिया, है ना। तो ये वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो इस करनी से वर्ग को काट दो, तो बचा कितना, r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। तो अगर कोई भी दो सदिश दे रखे, उनका परिमाण अगर बराबर है तो उसमें किसी भी सदिश का परिमाण ले लीजिए और जो कोण है उसका आधा कर दीजिए, तो सीधा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, परिणाम आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर बल लग रहा है, F न्यूटन का बल इधर लग रहा है और एक F न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ठीक है ना, F
बल लग रहा है ना, इन दोनों का बल का जो मान है देखिए, दोनों एफ दे रखे हैं, तो इसका जो परिणामी और इनके बीच का कोण कितना है थीटा, तो इनका जो परिणामी आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है ना। बल का मान लेता हूँ मैं, एफ का मान लीजिए 10 न्यूटन है, कितना है 10 न्यूटन, और ये भी कितना है 10 न्यूटन, और पूछा कि भाई इसका परिणामी बताइए कि परिणामी कितना आएगा, तो सीधा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सीधा आप बता देंगे क्या कि R बराबर 2F cos थीटा बाई 2, 2F cos थीटा बाई 2 लगाएं, क्योंकि ये वाला जो परिणाम आ रहा है ये और ये दोनों परिमाण क्या है बराबर है, ये भी 10 न्यूटन है और वो भी क्या है 10 न्यूटन है, तो ये दोनों एक दूसरे से 10 न्यूटन भी लग रहे हैं, तो इसका बीच का जो परिणाम आएगा वो बीच में आ जाएगा। तो R बराबर 2 गुणित F का मान कितना आ गया 10 गुणित कॉस थीटा। देखिए थीटा का मान ले लेते हूँ, मान लीजिए 60 डिग्री ले लिया मैंने, कितना ले लिया 60 डिग्री ले लिया, तो ये लिखा मैंने 60/2, तो 60/2 कितना होता है भाई 60/2 हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ गया R बराबर 2 गुणित 10 20 कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो 20 गुणित √3/2, 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 10 करनी 3, ये आ जाएगा उसका परिणामी बल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ये आपको कक्षा 12वीं में तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, और 11वीं में भी अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ की प्रॉब्लम्स जब मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर दोनों का परिमाण सेम होता है तो सेम परिमाण अगर आता है तो उसका रिजल्टेंट हमें याद रखना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा R बराबर 2A² cos θ/2, परिणाम क्या आ जाए अगर A और B का परिमाण क्या जाए बराबर आ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनली 2A cos θ/2, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक चर्चा हो गई मेरे पास परिमाण के ऊपर, परिणाम के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वापस से आते हैं हमारी PDF के ऊपर। देखिए ये मैंने सदिश योग त्रिभुज का सदिश योग का नियम बता दिया आपको कि दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या था, और इसके ऊपर पूरा डिस्कशन आपको मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें एक एक समझा दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखते जाइए पूरा, और इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये फॉर्मूले के बारे में हमने बात कर ली है, सॉरी इसके ऊपर हमने बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद इसका परिणामी निकालने के लिए जो थीटा निकाला था उस थीटा के बारे में भी हमने बात कर ली, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। और इस फॉर्मूले के ऊपर सारी स्थितियाँ समझा दी है। अब हम बात करेंगे किसके, अगले हेडिंग में लिखना सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा एज इट इज कॉपी में लिख सकते हैं। तो हेडिंग ये डाल लीजिएगा। अब देखिए क्या था नियम, वही चीज़ है, इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर बेसिकली यही मैं आपको इस PDF से समझा देता हूँ क्या है। ये आपको लिखना है कि यदि दो अशून्य वही A सदिश और B सदिश, देखिए कैसे होगा, एक सदिश मेरे पास ये हो गया A सदिश है ना, और दूसरा सदिश मेरे पास यहाँ से हो गया ये हो गया B सदिश, ठीक है ना। इसका जो परिणामी सदिश आएगा भाई, वो जो परिणामी सदिश आएगा वो परिणामी सदिश हम ले लेते हैं कहाँ पर, इसके बीच में, ये इसका परिणामी सदिश आएगा ये, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इसका परिणामी सदिश, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, तो ये मैंने मान लिया, इसको रेड लेता हूँ पहले, ठीक है ना। एक सदिश A मेरा इधर है और B वाला सदिश मैंने मान लिया किधर, इधर मान लिया, ठीक है। और परिणामी जो सदिश है वो मैंने मान लिया यहाँ से ये R सदिश, इन दोनों के बीच का कोण कितना बना रखा है थीटा। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि इसके समांतर हम यहाँ पर एक वो लेते हैं, भुजा लेते हैं, तो इसी के समांतर ये A इसके समांतर है ना, तो यहाँ पर B के समांतर मैंने एक ये ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये पूरा डायग्राम मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर ये इसके समांतर ले लिया और इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको क्या कर दिया, इससे मैंने एक तरह से मिला दिया। तो यहाँ पर ये जो कोण बना रखा है, नीचे मैं बता देता हूँ आपको पूरा जो डायग्राम बना रखा है ये कम्प्लीटली, है ना। जो मैं डायग्राम ये बना रहा था कि भाई मेरे पास एक सदिश तो आ गया क्या, A वाला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, इनका जो परिणामी सदिश आ रहा है वो ये आ रहा है। इसी B के समांतर इन्होंने क्या करा, एक भुजा यहाँ ले ली समांतर में, ठीक है। तो और इसी को इसके साथ इन्होंने इसको मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया, ये सारी बातें तो हो गई समांतर। ये A B ये और ये चारों मिलाकर क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया, जिसके आमने सामने ये भुजाएं क्या एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या करा, इसी को क्या करा, थोड़ा सा आगे मार्क कर दिया, ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करा, और इसको भी इसको मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो वापिस से इस वाले केस में भी हमारे पास क्या हुआ, वही सारी बातें हुई। कौन सी वाली बातें जो हमने उसमें कर रखी थी,
किस में कर रखी थी भाई, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिभुज वाले में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी भुजा ले ली, ये वापिस से पूरी भुजा ले ली, और इसका जो परिणामी ले लिया वो क्या ले लिया, ये ले लिया। ये वापिस से ना पाइथागोरस थ्योरम निकाला और लगाया, तो r बराबर a प्लस बी का मॉड। अच्छा, परिणामी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये अगर आपको लिखा r सदिश और ऐसे दो बिंदु लगा दिया a प्लस b, तो इसका मतलब क्या होगा, वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया। तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, वही चीज़ a प्लस बी कॉस थीटा, और ये हो गया b साइन थीटा। तो देखिए पूरा का पूरा डेरिवेशन वही है जो हम पहले देख चुके हैं। यदि दो अशून्य सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनका परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। मतलब विकर्ण किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये इसकी बात हो रही है, ये चीज़ की बात है, ये क्या कहलाता है, इसका विकर्ण। तो ये वाली भुजा जो है ये इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसका जो विकर्ण जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका परिणामी सदिश कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, आई होप ये सारी वो हो गए। विशेष स्थितियों में इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है कि अगर आर का मान कितना जाए, ये बात हमने पहले ही कर ली है। थीटा का मान कितना गया, 0 डिग्री, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास कितना, जब थीटा का मान 0 हो जाए तो आर बराबर कितना हो गया, a प्लस बी। थीटा का मान 180 हो जाए तो आर का मान माइनस बी। थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो आर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस में बता दी है। ठीक है, नीचे कोण के ऊपर भी बात आ गई। देखिए यहाँ ना बीटा कोण मान रखा था, ठीक है ना। ये जो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ये कोण, ये इस a वाले का इस r के साथ कौन सा कोण बना रखा, बीटा, ये वाला कोण है ना। तो ये बीटा कोण निकाले, वही चीज़ आएगी जो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है ना, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। चलिए, तो ये समांतर चतुर्भुज वाला जो नियम होगा ये आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, त्रिभुज वाले नियम जैसा ही है, बस इसका डायग्राम थोड़ा सी साट बनाइएगा। ठीक है, तो डायग्राम से आपको सारी चीज़ त्रिभुज वाली ही लगानी है, पर डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि जो दो आसन्न भुजाओं के बीच का जो विकर्ण आएगा वो विकर्ण क्या देगा, आपको परिणामी सदिश देगा। क्लियर है। और विशेष स्थितियाँ। अब आ जाइए अगला, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ये बड़े काम का है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्लाइड में यहाँ पर दिया है इन्होंने विकर्ण का बहुभुज नियम। बहुभुज का मतलब क्या होता है भाई, पहले इसकी बात करते हैं। ये बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं और उन बहुत सारी भुजाओं को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, नीचे हम बात करते हैं, ये है ना। ये बहुत सारी भुजाएं दे रखी है। एक मेरे पास a स्थिति सदिश, b स्थिति सदिश, c स्थिति सदिश, d दे रखा और e दे रखा है, और एक हमारे पास परिणामी सदिश हमने निकाल लिया क्या, r। ये परिणामी सदिश आ गया क्या, r। ध्यान से देखो तो इसका जो पूंछ है ये इसके सिर के साथ, अगले सदिश की जो पूंछ है वो इसके सिर के साथ, ये इसके पूंछ सिर, ये पूंछ सिर और ये भी पूंछ सिर, और ये हाँ, ये जो परिणामी निकाला ये सिर को सिर के साथ मिलाया और पूंछ को पूंछ के साथ मिलाया, तो ये हो गया इसका परिणामी सदिश। तो सभी क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, सभी क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या लिख सकता हूँ, परिणामी सदिश बराबर ये हो गया मेरे पास a सदिश, उसी के साथ b सदिश जुड़ा है, उसी के साथ c जुड़ा है, उसी के साथ d जुड़ा है, और d के बाद क्या आ गया मेरे पास, e आ गया। तो ये क्या आ गया, सारे सदिश एक ही दिशा में, तो इनका परिणामी हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस a वाले का और इस b वाले का परिणामी निकालिए, तो देखिए इन्होंने यहाँ से a से लेके b तक इसको मार्क कर दिया, ये a से लेके b तक मार्क कर दिया। तो इसको मैं अगर मैं नाम देता हूँ क्या, r डैश नाम देता हूँ, इसको r डैश, इसको r डबल डैश, इसको r ट्रिपल डैश दे देता हूँ, और ये परिणामी क्या आ गया, r आ गया। तो इसको लिखने का तरीका और भी है क्या है कि भाई r लिखना चाहूँ मैं किसके फॉर्म में, ये r डैश लिखना चाहूँ तो r डैश कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया a सदिश प्लस b सदिश, क्योंकि जो r डैश आ रहा है वो क्या आ रहा है, केवल इसका, इस वाले का और इस वाले का परिणामी आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। वैसे अगर मैं बात करूँ आगे कौन से वाले की, इस वाले की, ये वाले की, r डबल डैश, तो ये परिणामी कितना आया था मेरे पास, r डैश। तो देखिए r डैश तो मेरा यहाँ तक जा रहा है ये, और इसी के साथ कौन सा सदिश आ गया, ये c सदिश आ गया। तो r डबल डैश को क्या लिखता हूँ मैं, r डैश सदिश प्लस c सदिश। ठीक है ना। और r डैश बोले तो कितना था मेरे पास, a सदिश प्लस b सदिश। वैसे इसको अगर मैं और नाम देता हूँ, r ट्रिपल डैश नाम देता हूँ, तो भाई एक सदिश तो आपका यहाँ से इधर जा रहा है और ये परिणामी इधर जा रहा है, ये दोनों क्या हो गए, एक ही दिशा में हो गए, और परिणामी दिशा इनकी क्या हो गई, ये विपरीत दिशा में हो गई। तो ये भी एक त्रिभुज बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, r ट्रिपल डैश बराबर r डबल डैश प्लस
सी सदिश, और आर डबल डैश कितना है मेरे पास, ये आर डबल डैश आ गया, इसका मान यहाँ रख सकता हूँ। फाइनली मुझे अगर ये आर डैश निकालना तो फिर देख लो भाई, ये ऊपर जा रहा है ना, इसका परिणामी ये इधर आ रहा है, और इसका अपोजिट कहाँ जा रहा है, ये वाला, ये कहाँ जा रहा है, इसके विपरीत जा रहा है। तो क्या लिखता हूँ मैं, आर सदिश को, आर सदिश बराबर ये आर ट्रिपल डैश है ना, प्लस कौन सा वाला आ गया मेरे पास, ई वाला आ गया, तो ये ई वाला आ गया। और आर ट्रिपल डैश का मान क्या था मेरे पास, आर ट्रिपल डैश का मान ये था, तो यहाँ ये रख दूंगा। तो इस टाइप से रखूंगा तो कितना हो जाएगा, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बहुभुज नियम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। इस तरह से कोई भी भुजाएं अगर दे दिया जाए तब उसको कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ, ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये वाला बिंदु बहुत अच्छा इसमें दे रखा है कि कोई भी दो असमान सदिश असमान हो सकते हैं का परिणामी शून्य नहीं होता है। भाई एक सदिश ए तरफ जा रहा है, दूसरा बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो किन्हीं भी दो असमान सदिशों का जो परिणाम होगा शून्य नहीं हो सकता है। तीन समतलीय सदिशों का परिणाम शून्य अथवा अशून्य दोनों हो सकता है। भाई तीन सदिश आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, जैसे मान लीजिए एक सदिश ए हो गया ये, दूसरा सदिश ये हो गया बी, इन दोनों का परिणाम इसका 2 मीटर हो गया, इसका 3 मीटर हो गया, और इसका तीसरा जो सदिश आ गया इसके विपरीत आ जाए 5 मीटर का, तो इसका और इसका इन दोनों परिणामों का जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य। तो शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे मैं आपको सदिशों का त्रिक नियम बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कोई सदिश समतलीय है तो उसका परिणामी कितना होता है, 0 कैसे होता है हम बात करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा अभी कि किन्हीं भी दो अशून्य सदिशों का जो परिणामी सदिश आता है, दो समतलियों का तीन समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य अथवा अशून्य दोनों हो सकता है। तीन असमतलीय सदिशों का परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। तीन असमतलीय, यहाँ ऊपर था समतलीय का मतलब एक ही समतल में, और असमतलीय का मतलब कोई दो अलग अलग समतल में उपस्थित हो। मतलब कैसे कि जैसे मान लें बस कोऑर्डिनेट आ गया, तो इस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो एक सदिश, दूसरा सदिश और तीसरा सदिश यहाँ आ गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये तीसरी भुजा z हो गई मेरे पास। तो ये दोनों तो एक ही तल में x और y में, पर ये जो तीसरा वाला आ गया वो किसी दूसरे तल में आ गया, तो उसका जो असमतलीय होगा ये, ठीक है ना, तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सदिशों का व्यवकलन। सदिशों के व्यवकलन की बात करूँ मतलब सदिशों का क्या हो गया, अंतर, बड़े काम का है भाई। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि अगर एक दूसरे के बीच में कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री, तो एक दूसरे के विपरीत हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अंतर ही हो जाएगा, मतलब a माइनस बी आया था। तो व्यवकलन का मतलब अगर मेरे को ये दे रखा है इस तरीके से, ये लिखा a सदिश प्लस और b सदिश प्लस यहाँ लगा माइनस का b सदिश, तो ये क्या हो गया, दोनों का अंतर ही हो गया ना, a सदिश माइनस b सदिश। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद व्यवकलन में आगे देखते हैं क्या था। तो अगर व्यवकलन बोला जाए तो देखिए a और b का परिणामी तो मैंने आपको बता दिया था कि a और b का परिमाण क्या था, a प्लस बी इक्वल टू ये निकाला था सम वाला। अंतर में क्या बन जाएगा, कोण अपोजिट बन जाएगा। कैसे बनेगा उसका डायग्राम यहाँ देखिए, बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने। मैं आपको इसको पूरा बोर्ड के ऊपर बता देता हूँ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा चीज़ें क्या है। देखिए क्या है कि अगर मेरे पास एक सदिश इधर है, ए सदिश, एक ए सदिश कहाँ है, इधर है, बी सदिश मेरा जा रहा था इधर, है ना, ये मैंने मान लिया बी सदिश इधर, इन दोनों के बीच का कोण कितना बना था, थीटा। मैं क्या करता हूँ, इस बी सदिश को विपरीत दिशा में बांध देता हूँ। ये बी ऊपर है तो इसके विपरीत अगर चलूँगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी सदिश। ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला कोण कितना है मेरे पास, थीटा है, ये वाला कितना है मेरे पास, थीटा है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस वाली स्थिति में, यहाँ पर ये वाली स्थिति में, ये वाली स्थिति में इसका परिणामी यहाँ था, ठीक है ना, तो ये परिणामी कितना आया था, आर बराबर करनी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो मुझे इसी सदिश को मैंने क्या कर दिया, विपरीत कर दिया, मतलब ये क्या कर दिया, माइनस का b कर दिया। अभी मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, आर सदिश बराबर a सदिश प्लस माइनस ऑफ b सदिश, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, a सदिश माइनस b सदिश, ये हो गया r सदिश। अगर मैं इसको परिणाम में लिखना चाहूँ तो r का परिमाण बराबर
आर का परिमाण बराबर करनी के अंदर ए सदिश माइनस बी सदिश, वो कितना आएगा भाई? ए प्लस बी का तो मुझे पता ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर यहाँ परिणामी अगर निकालना चाहिए तो ये कितना आएगा? तो ये निकाल सकते हैं। तो ये वाले सदिश का और ये वाले सदिश का जो परिणामी सदिश आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, क्या यहाँ आएगा, ये परिमाण, ठीक है ना। और उसका मान कितना होता है मेरे पास? ये वाला। अब इसका परिमाण निकालना है, क्या निकालना? परिणाम, सॉरी क्या निकालना? परिणाम। कोण कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में? 180 माइनस थीटा। करना कुछ नहीं है आपको, ये जो फॉर्मूला ना, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या रखना है आपको? 180 माइनस थीटा रखना है। क्या रखना है? 180 माइनस थीटा रखना है। तो देखिए देख लेते हैं हम इसको। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ तो हो जाएगा आर बराबर, ये हो गया ए का वर्ग प्लस माइनस बी का वर्ग प्लस 2 गुणित ए गुणित ये हो गया माइनस का बी और कॉस 180 माइनस थीटा। या फिर इसको ऐसे रहने दो, ये माइनस मत लगाओ यहाँ पे, इसको डायरेक्ट बी लिख लो, बी का वर्ग, और ये आपके पास कितना हो गया? कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा बड़े अच्छे से, ठीक है ना, कि पहले वाले में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, ये 0, ये 90 और ये 180 डिग्री। तो जो कोण है वो कोण कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच में, यहाँ कहीं आ रहा है। ओहो, ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। जो कोण है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोण मेरा थीटा था, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश के अंदर क्या होता है? जो कॉस होता है वो ऋणात्मक होता है। कॉस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और 180 माइनस थीटा करने पर वो बदलता नहीं है। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा मेरे पास? फाइनली 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो देखिए ये कितना हो गया मेरे पास? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अगर ए और बी का परिणामी पूछा जाए, कैसा आ जाए? आर बराबर परिमाण ऑफ ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम फॉर्मूले में परिणाम लिख सकते हैं। करनी के अंदर ए का स्क्वायर, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखिएगा ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया इसमें कैसे चीज़ें बनी हैं। तो देखिए यहाँ पर आते वापिस से, ये इन्होंने समझा रखा है। ये परिणामी कितना आ गया मेरे पास? आर का वो आ गया ये ए माइनस बी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab कॉस थीटा। पूरा डायग्राम, ये कोण कितना बनाया था? थीटा। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका योग निकाला था हमने, ए प्लस बी होता है ऊपर वाले के लिए, इस वाले के लिए है ना, इस वाले के लिए देखा। तो इसका अंतर कितना आ गया हमारे पास? ये लिखा अंतर ए प्लस माइनस ऑफ बी, ठीक है। वैसे थीटा अगर निकाला तो थीटा मैं आपको यही बता देता हूँ, ये अल्फा 1 अल्फा 2 उसने अलग अलग निकाल रखा है। हमें कौन सा चाहिए? अल्फा 2 चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा 2 चाहिए। मतलब ये नीचे वाला निकाला था ना, देखो ये वाला तो धन के लिए आया था। इसके लिए मेरे पास tan अल्फा 1 कितना आएगा भाई? tan अल्फा 1 आ जाएगा क्या? वही b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। अब मुझे तो जनरली ये निकालना है, ये वाला अल्फा 2 निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा 2। तो इससे अल्फा 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? tan अल्फा 2। थीटा कितना बना था? 180 माइनस थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा b साइन 180 माइनस थीटा बटे a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। भाई साइन 180 माइनस थीटा तो वही होता है यार, कितना? साइन थीटा ही होता है। तो ये तो आ जाएगा b साइन थीटा, और जो नीचे वाला होता है वो माइनस में आ जाता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? b कॉस थीटा। तो परिवर्तन कहाँ गया? प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या था? ये प्लस बन रहा था ये, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या बन गया? माइनस बन गया, ठीक है ना। तो ये धन वाले के लिए और ये अंतर वाले के लिए, दोनों को याद रखिएगा यहाँ पर कंप्लीटली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। तो ये हमारे पास अंतर वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास एक और द्विविमीय सदिशों का घटकों में वियोजन। ये भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया आपको। क्या बताया इसमें कि घटक एक बनता क्षैतिज घटक और एक बनता ऊर्ध्वाधर घटक। पूरी पीडीएफ यहाँ दे रखा है, हम इसको वापस एक बार देख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर एक सदिश दे रखा आर, तो उस आर का एक बन रहा है क्षैतिज घटक ये आर एक्स, और एक बन रहा है ऊर्ध्वाधर घटक आर वाई। तो आर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? आर कॉस
थीटा, और आर वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, आर साइन थीटा, ठीक है ना। ये इस आर के दो घटक है, इस आर का एक ये वाला घटक आर कॉस थीटा और इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक आर साइन थीटा। ये चीज़ लिखा है उसने यहाँ पर कि चित्र में दर्शाया अनुसार एक्स वाई तल में सदिश आर पर विचार करें। यदि हम एक्स और वाई अक्षों के अनुदिश अभिलंबवत सदिश क्रमशः, अभिलंबवत मतलब एक दूसरे के लंबवत है, ये आर एक्स वाला आर वाई के क्या है, लंबवत है, दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियरली। ये हो गया आपके पास आर एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपके पास आर वाई, और दोनों क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। खींचे तो सदिशों के योग के नियम से आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों घटक क्या रखने का, आर एक्स कितना आएगा भाई, आर कॉस थीटा आएगा, और आर वाई कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा आएगा। तो नीचे मेरे पास तो यहाँ पर कितना हो गया, आर सदिश बराबर आर एक्स प्लस आर वाई आ जाएगा। आर एक्स का मतलब उसने लिखा कौन से एक्सिस में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में, और आर वाई वाला किस में जा रहा है, वाई एक्सिस में, ठीक है ना। और ये उसका क्या ले रखा है, एक तरह से यूनिट वेक्टर ले रखा है, ठीक है ना। यहाँ एन कैप बराबर क्या लिखता हूँ, एन कैप इकाई सदिश बराबर ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण, उसका मल्टीप्लाई करके उन्होंने ये लिख दिया। दोनों घटक उन्होंने बता रखे हैं। यहाँ मेन काम की बात क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए घटक जो बता रखे हैं उसने दोनों घटक यहाँ समझा दिए हैं। एक आर कॉस थीटा था जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसका जो आर एक से आया था वो कितना था, आर कॉस थीटा, और जो दूसरा घटक होगा वो क्या होगा, उसका आर साइन थीटा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है आर तथा थीटा सामान्यतः ज्ञात होते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 से परिणामी एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो सब ठीक है लिखा है, इसमें एडिटिंग आ गया। तो ये दोनों घटक याद रखिएगा, ठीक है ना, आर का आर एक्स और आर वाई, तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। उसी का परिणामी भी निकाल के बताया इन्होंने। परिणामी क्या बताया भाई, ये आर बराबर आर एक्स प्लस वार, क्योंकि मेरे पास क्या लिखा था सदिश रूप में, ये लिखा था आर एक्स ऑफ आई के प्लस आर वाई ऑफ जे के, क्योंकि आर एक्स किधर था, एक्स अक्ष पर था, यहाँ पर क्या था आर एक्स था, और यहाँ पर क्या था भाई आर वाई था। तो इन दोनों का परिणामी तो यहाँ बीच में आ जाएगा ना, ये परिणामी सदिश आर आएगा, तो उसको परिणामी कैसे निकाल सकते हैं हम, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। यही मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कुछ और काम की बातें हैं क्या, नहीं है, इसको हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। ये थीटा निकालना है तो थीटा हम बेसिकली निकाल सकते हैं, ये थीटा के लिए दे रखा है, ये कौन थीटा के लिए भाई क्या था मेरे पास, यहाँ पर एक आर एक्स था और यहाँ पर क्या था आर वाई था, इसका जो परिणामी आया था वो यहाँ से मेरे पास थीटा कोण बनाते हुए आर आया था। तो ये टेन थीटा का लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, वही लंब बटे आधार, लंब बोले तो आर वाई वाला, तो आर वाई अपॉन में आर एक्स, तो थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, वो आ जाएगा टेन इनवर्स आर वाई अपॉन में आर एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा आर वाई अपॉन में आर एक्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, जहाँ पर बेसिकली मैंने सारी बातें आपको थीटा के बारे में बता दी है, ठीक है। स्लाइड खुल जाओ, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप लिख सकते हैं। पूरी PDF जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पूरा डिवोटेड है, ठीक है ना। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी टाइप के हिंदी के जितने भी वीडियोज़ है, चाहे वो फिजिक्स से हो, मतलब भौतिकी के हो या गणित के हो, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।